नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग आर की कर रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी में व्यस्त हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। कुल मिलाकर के जीएस अगर मान लो पूछा जाता है तो जीएस यहीं से होगा जो जीएस आज करवा रहे हैं। आज का ये जो जीएस है ये आपका आर का जो है पेपर है। और आर आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्टें होती हैं। 4800 पे स्केल की जॉब आर की है और 4600 पे स्केल की जॉब AR की है। मित्रों, आप जानते हैं कि आर में आपको सीधे सचिवालय मिलता है, लखनऊ में बैठने का मौका मिलेगा। सचिवालय आप जानते हैं लखनऊ के गंज में है, यानी हजरतगंज में है। और मंत्रालय से सीधे फाइल आएंगी, आपके बीच में रहेंगी, आपसे ही निराकरण होगा उस पर। तो बढ़िया पोस्ट है, कुल मिला के सम्मानजनक पोस्ट है। उसमें अगर नौकरी लेनी है तो फिर जीएस और हिंदी मजबूत होना चाहिए, जीएस प्लस हिंदी। कभी कभी भर्ती आती है, पर डे भर्ती नहीं होती है, 2-3 साल में भर्तियाँ आ जाती हैं। तो इस बार भर्ती जो आई 411 पोस्टों पे आई। बढ़िया पोस्ट है मित्रों, अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे बढ़िया से, अगर भाग्य में नौकरी लिखी होगी तो फिर जरूर मिलेगी। इन्हीं नौकरी को साकार करने के लिए आपका एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ था। ये प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस पेपर 04 होगा। हिंदी का तो लगभग 37 से 38 हो चुका है, अब जीएस की बारी है। और जीएस में आज हम लोग ये 4 नंबर प्रैक्टिस सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप वो MR शीट उठा लीजिएगा 140 क्वेश्चंस का, साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, कहीं हो सकता है कुछ नया देखने को मिले तो नोट डाउन भी करना पड़े। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है यानी असत्य है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, बताना है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। हाँ, कर्क रेखा तो पूर्ण रूप में बीचों बीच से गुजर जाती है। भारतीय मानक समय के यामयोत्तर रेखा और कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। हाँ, तो कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से जाती है और मध्य प्रदेश से जाती है, और यामयोत्तर समय वाला जो आपका है ग्रीनविच मीन टाइम, वो भी आपका वहीं से निकलता है, तो ये भी ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय की यामयोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। हाँ, ठीक है। देश का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है दिया गया। मित्रों, आप जानते होंगे भारत का जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप में लगभग पाया जाता है। और जब अक्षांशीय विस्तार की बात आती है तो ये लगभग आपका 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है और उत्तरी अक्षांश आपका 37 डिग्री जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास का जाता है उत्तरी अक्षांश। तो यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में विस्तारित है, इसलिए ये कहना जो है जरूरी नहीं होगा, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाओ, यही आपका असत्य हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है जाफरान। जाफरान ये देशी केसर है, इसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए, लेटराइट मिट्टी के लिए, रेगुर मिट्टी के लिए या फिर कछारी मिट्टी के लिए। जाफरान देशी केसर है मित्रों, और जाफरान देशी केसर है जो ये कृषि के लिए फेमस होता है, आप जानते हैं। और कृषि में कौन सा? करेवा हिमनद, जो चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ी से मोटी परत के रूप में आता है मित्रों, वही आपका करेवा हिमनद होता है, तो इसी से बनता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, देशी केसर करेवा वाली मिट्टी पर होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों क्या मिलेटस श्री अन्न के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में कौन सही है? नाम: बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाली कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार हेतु आपका भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, और उपयुक्त तो तीनों का नाम दिया गया। भारत सरकार द्वारा स्थापित है मित्रों उत्कृष्टता केंद्रों में श्री अन्न के लिए कौन ज़्यादा फेमस है? तो जब श्री अन्न के लिए बात आती है मित्रों तो मिलेट्स उन्हीं को कहा जाता है, श्री अन्न या न्यूट्री अनाज उसी को कहते हैं जो भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट केंद्रों पे स्थापित करे। जैसे बाजरा है तो ये चौधरी चरण सिंह वाला ही है सही जवाब। हाँ, ज्वार के लिए आपका मिलेट्स हैदराबाद वाला है, और अन्य छोटे मिलेट्स के लिए आपका बेंगलुरु वाला है। तो इसलिए आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे चलेंगे, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में अदरक का प्रकंद दिया गया, अलसी का रबी का फसल दिया गया, गेहूं का
फ्लेरिस माइनर का दिया गया और चना का जो है वो नीलम दिया गया। आप जानते हैं मित्रों अदरक जो है वो तना में आता है, प्रकंद नहीं होता है। अदरक का तना जो है वो प्रकंद होता है। तो यहाँ जो सही जवाब जाएगा, अदरक का प्रकंद है सही जवाब, अदरक का प्रकंद है सही जवाब। हाँ, अदरक आप जानते हैं, देखते होंगे अदरक की जड़ें नीचे होती हैं और अदरक ऊपर वाला भाग है, तो ये प्रकंद में ही आता है। तना के नीचे वाला प्रकंद होता है, तो वही प्रकंद है। अलसी रबी की फसल में आती है, ये भी ठीक लगा हुआ है। गेहूं फ्लेरिस माइनर हो रहा है, तो आप जानते हैं फ्लेरिस माइनर गेहूं का खरपतवार होता है मित्रों, गेहूं में यूज किया जाता है फ्लेरिस माइनर। और जो चना नीलम का दिया गया मित्रों, इसमें दिक्कत आ रही है। आप जानते होंगे नीलम जो है अरसी और आम की प्रजातियां हैं, ये चना की प्रजाति नहीं है। किसकी प्रजाति है? कई बार आम और कई बार अलसी मिलता है। तो ये सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, यही सुमेलित नहीं बैठ रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों क्या, तुरामडी, दोमईसाइट और गोगी प्रसिद्ध हैं मैग्नीज के लिए, यूरेनियम के लिए, लिग्नाइट्स के लिए और निकेल के लिए। ऑप्शन सभी दिया गया कि इसके लिए फेमस है मित्रों, तो ये यूरेनियम के लिए फेमस है। आप जानते हैं तो रामडी पूर्वी सिंह भूमि में पाया जाता है, यानी झारखंड में पाया जाता है, और यूरेनियम खनन के लिए बढ़िया से ये जाना जाता है। दोमाईसाइट की अगर बात करते हैं तो ये दोमाईसाइट जो है आपका ये मेघालय वाले में, मेघालय राज्य में पाया जाता है। और जो आपका ये गोगी दिया गया, ये गोगी कहाँ पाया जाता है मित्रों, तो गोगी आपका कर्नाटका प्रांत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी यूरेनियम केंद्र होते हैं। आपका लंबापुर मान लो पूछ लेता, लंबापुर, तो लंबापुर आपका ये तेलंगाना में है, यूरेनियम क्षेत्र ये भी होता है मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर का दिया गया, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो जो है वो अजमेर का दिया गया, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र आपका गुवाहाटी दिया गया और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद का दिया गया। कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है मित्रों? तो राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो दिया गया ना, कहाँ का दिया गया? अजमेर का। राष्ट्रीय कृषि कीट ब्यूरो जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है, इसे अजमेर दिया गया, ये राजस्थान में नहीं है। कर्नाटक का कौन सा शहर है? बेंगलुरु। तो आप सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, बाकी सभी मिला है मित्रों, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है शांत का सागर किस उपग्रह को कहते हैं? नाम मंगल का है, बृहस्पति का है, चंद्रमा का है, शुक्र का है। शांति का सागर, शांति का सागर अगर पूछा जाए तो सही जवाब आप चंद्रमा लगाना मित्रों, वी इज द राइट आंसर लगा लेना। लैटिन भाषा में इसे मार्स कहा जाता है और मार्स जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है सागर, इसलिए आप सही जवाब किसके साथ लगाएंगे? बी के साथ राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस में लायर घाटी की बात फ्रांस से हो रही है, चितवन घाटी का नाम नेपाल के साथ जुड़ रहा है, सेक्रंड घाटी का नाम इंडोनेशिया से जुड़ रहा है और वेलगन घाटी का नाम ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहा है। आपको बताना है सही नहीं है। चारों ऑप्शंस देखने के बाद सही नहीं है क्या आएगा मित्रों? तो सेक्रंड जो घाटी है, सेक्रंड घाटी, वो सेक्रंड घाटी पेरू में है, जबकि यहाँ इंडोनेशिया दिया गया, तो ये आपका पेरू में है मित्रों, इसे आप गलत लगा लो। सही जवाब क्या लगाओगे? सी इज़ द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित सागरों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम में लगाना है। नाम अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर का दिया गया। नाम भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर का दिया गया। काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर का नाम दिया गया और उसके साथ कैस्पियन सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर का भी नाम दे दिया गया है मित्रों। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से एकदम फिट बैठेगा। तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद आपको लगाना है सही जवाब, और जब सही जवाब आप ढूंढेंगे तो अरल सागर से, पूर्व से अरल सागर से स्टार्ट होगा और लास्ट में भूमध्य सागर जाएगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर दे दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे 10 नंबर पे चलेंगे। पूछा जा रहा है रोगुन तथा निरेकु बांध स्थित है कहाँ? तंजानिया में है, तजाकिस्तान में है, जॉर्जिया में है, मेक्सिको में है या फिर ईरान में है। रोगुन और
नुरेक बांध कहाँ स्थित है? रोगुन और निरोग बांध की अगर बात आती है मित्रों तो ये तंजानिया में स्थित है रोगुन। और रोगुन जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, इसलिए पूछा जाता है। तो आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाने ना, रोगुन विश्व का सबसे ऊंचा बांध है मित्रों। और मैग्यूरर मोरेना टोरेशा मैक्सिको में, इंगुरी जॉर्जिया और बक्तिरिया ईरान में जो है बांध होते हैं। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे? तंजानिया के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चंस 11 नंबर आएगा और आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चंस थोड़ा सा जटिल लग रहे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में चिलियान विस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के बारे में कह रहा है, ग्लासगो आपका पोत निर्माण उद्योग के लिए कह रहा है, ओस्का आपके कांच निर्माण उद्योग के लिए कह रहा है, और नियोगा आपका सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कह रहा है। कौन सही सुमेलित नहीं है मित्रों? चारों विकल्प आप देखना तो आपको लग जाएगा। ओसाका कांच निर्माण उद्योग के लिए लगा रहे हैं, यही आपका गलत है। ओसाका आपका जापान का एक शहर होता है मित्रों, आप जानते हैं जापान ये ओसाका वाला सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कांच के लिए यहाँ नहीं है। कांच के उद्योग के लिए वेनिस आपका जाना जाता है, और वेनिस कहाँ पे है? तो वेनिस आपके इटली में होता है मित्रों। तो आप सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। 12 नंबर क्वेश्चन से भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका नाम दे दिया गया है मित्रों, और एग्जिम बैंक के लिए जो आपका नाम दिया गया उसमें से आप देखना तो आपको दिखाई दे जाएगा। क्या आपसे कह रहा है मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, या फिर अहमदाबाद में स्थित है? भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय एग्जिम बैंक के मुख्यालय की जब बात आती है EXIM आपका मुंबई में स्थित है। आप सही जवाब जो लगाना वो इंडियन एग्जिम बैंक होता है, आप जानते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक होता है, 1982 में संचालित होता है, और प्राथमिकता दी जाती है मित्रों ये मुंबई में स्थित है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। आपसे पूछ रहा है भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? नाम दिया गया आपको, ऑप्शंस दिया गया है ना करोड़ में, तो 45,03,097 करोड़ है, या 49,03,009 करोड़ है, या 51 करोड़ का है, 51,05,353 करोड़ है, या फिर आपका 47,07,111 करोड़ दिया गया। भारत सरकार के 23-24 के बजट के अनुपात की बात पूछ रहा है मित्रों। तो भारत सरकार का जो 23-24 में बजट पेश हुआ था वो बजट आप जानते हैं कि 1 फरवरी को पेश हुआ था, और 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने पेश किया था, और ये 45,030,97 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली थी। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। तो अगला क्वेश्चंस आपका क्या है मित्रों? 14 नंबर है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता को जो है कौन होता है? नाम दिया गया जीएसटी परिषद का अध्यक्ष क्या केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, RBI गवर्नर होंगे, या फिर क्रमवार रूप में राज्यों के वित्त मंत्री होंगे? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? तो जब भी बात जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की होती है मित्रों तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आप जानते हैं मित्रों ये संवैधानिक निकाय है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी को कहते हैं, और सरकार को सिफारिश के लिए जिम्मेदार होता है। और ये भी आप जानते होंगे केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से जीएसटी का जो है काम करते हैं, और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय वित्त मंत्री ही होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में अधिक तरलता होगी, बाजार में कम तरलता होगी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने से क्या प्रभावी होगा। बैंक दर को अगर मान लो हम कम कर लेते हैं मित्रों तो क्या काम बन जाएगा हमारा? तो हमारा जो काम होगा वो बाजार में अधिक तरलता आ जाएगी। बैंक दर आप जानते होंगे उस दर को कहते हैं जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या फिर अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीद लेता है। ठीक है, तो सही जवाब तरलता ज़्यादा हो जाएगी, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा जा रहा है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है।
नाम 2006-07 का है, 15-16 का है, 11-12 का है और 20-21 का नाम दिया गया। जीडीपी के प्रकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या माना गया मित्रों? तो वर्तमान जो आधार वर्ष है वो 11-12 ही होता है, 11-12 पे ही काउंटिंग होती है, आप जानते होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है वर्ष 11-12 को ही आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 दिया गया, समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 दिया गया और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007 दिया गया। आपको बताना कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। आप सभी ऑप्शंस देखना। तो जो मित्रों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 2007 में नहीं स्टार्ट हुआ, ये 9 मई को स्टार्ट हुआ और 9 मई में 2015 में जब मोदी आएंगे तभी स्टार्ट हुआ। तो सही जवाब पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्टार्ट किया था और ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 9 मई 2015। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, यही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस में भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला, नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिला है, ऋग्वैदिक काल की दृश्यदंती नदी का आधुनिक नाम गंडक है और ऋग्वेद में प्रथम मंडल के रचयिता मधुछद्मा और मेघातिथि रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं? आपने देखा कि ऋग्वेद काल में दृश्यदांती नदी का नाम गंडक रहा है। ऋग्वैदिक काल में दृश्यदांती नदी का जो नाम होता है वो घग्घर होता है, गंडक नहीं होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों जैन तीर्थंकरों में किसका निर्माण स्थल चंपापुरी था? नाम नेमिनाथ का है, वाशुपूज्य का है, ऋषभनाथ का है और महावीर स्वामी का है। चंपापुरी किसका निर्माण स्थल रहा है मित्रों? आपसे पूछा गया है। तो जैन धर्म के जो है एक 12वें तीर्थंकर हुए जिनका नाम वाशुपूज्य रहा है और वाशुपूज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जन्म स्थान भी वही रहा और निर्वाण स्थल भी वही रहा। तो सही जवाब जो है चंपापुरी लगा लेना। चंपापुरी बिहार राज्य में है और जब वाशुपूज्य के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो महिष लगाना, महिष महिष। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। कह रहा है अशोक के किस अभिलेख की लिपि जो है वो खरोष्ठी है? नाम शाहबाजीगढ़ी कालसी का दिया गया, मनसेहरा धौली का दिया गया, गिरनार साहबगढ़ी का दिया गया और शाहबाजीगढ़ी मनसेहरा का दिया गया। अशोक के किस अभिलेख की लिपि जो है वो खरोष्ठी है मित्रों? तो जब भी लिपि की बात आती है तो खरोष्ठी में अगर आप देखेंगे तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्रकृति और जो लिपि रही है वो ब्राह्मी रही है। ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर्स बनेगा वो शाहबाजीगढ़ी मानसेहरा बनेगा मित्रों। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो शाहबाजी और मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी नहीं है, खरोष्ठी है। इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दशावतार मंदिर के लिए ऑप्शंस दिया गया है। कह रहा गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जी बिल्कुल समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। जी बिल्कुल की गई है। तो दिए गए कोड का उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना एक ना दो। मित्रों यहाँ सही जवाब आप सी के साथ लगाओ क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपके सटीक हैं, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप जानते हैं यूपी के ललितपुर में ही होता है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप सही कोड का उत्तर चुनना है। नाम दे दिया गया ऑप्शंस में मित्रों। ऑप्शंस में हम्पी के विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राव ने ही करवाया था। हाँ, ये करवाया है। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। हाँ, आया था डोमिंगो पायस। और सर्वोचित संभव और
अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय की रचनाएं रही हैं मित्रों। तो कृष्णदेव राय की जो रचनाएं होती हैं वो आप जानते होंगे स्वरोचित संभव जो है ये मनु चरित्र के रचनाकार अलसानी पिंडा के हैं, और कृष्णदेव राज आप जानते हैं राजकवि रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप जो सही कोट में आंसर्स लगाएंगे वो 1 2 3 नहीं लगाएंगे, 2 3 नहीं लगाएंगे, 1 3 नहीं लगाएंगे, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। 1 और 2 ही सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया, सही कथन नहीं है। अगर बात करते हैं तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, हाँ किया है। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी रहे हैं, जी रहे हैं ना, हाँ रहे हैं। और आगे बढ़ें तो मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या फिर इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी, हाँ धारण की थी। थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला। जब थॉमस रो की बात आती है तो ये ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत होता है, और ये सबसे पहले सूरत आता है 18 सितंबर 1615 को। और मित्रों जहांगीर को उनसे मिलने का जो अवसर होता है ना वो अजमेर में होता है। तो ये जो फतेहपुर सीकरी लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, इसलिए यही गलत हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी? नाम राणा सांगा का है, अधम खान का है, हेमू का है और आगत खां का नाम दिया गया। किसकी हत्या बैरम खान ने की, आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब हत्या की बात आती है मित्रों तो हेमू जी से हम लोग हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं। आप जानते हैं भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता था, इसकी हत्या बैरम खान ने की थी। और अधम खां की हत्या स्वयं अकबर ने ही की थी। आप जानते हैं अधम खां महाम अनगा का पुत्र होता है। तो जो आपको राइट आंसर्स यहाँ लगाना है वो आपको हेमू के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में चौरी चौरा कांड 1922 का दिया गया, संथाल विद्रोह 1855 से 56 का दिया गया, दक्कन किसान विद्रोह 1889 का दिया गया और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 का दिया गया। कौन सही सुमेलित नहीं है? हम ऑप्शंस देंगे, सभी ऑप्शंस में आप राइट बिठाना। तो मित्रों आपका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? दक्कन का किसान विद्रोह 1875 में हुआ था और यहाँ 1889 लिखा है, तो 1875 होता तो काम बना देता, लेकिन यही आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नाम आपका 1910 का है, 1902 का है, 1921 का है और 1904 का है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की जब भी बात आएगी तो इसका जो स्थापना वर्ष बताया जाता है मित्रों वो स्थापना वर्ष 1904 का होता है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक रहे हैं। नाम H.N. कुंजूर का नाम दिया गया, श्री राम वाजपेयी का नाम दिया गया, रघुनाथ राव का नाम दिया गया और नारायण मल्हार जोशी का भी नाम दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक कौन रहा मित्रों? तो रघुनाथ राव जी रहे हैं, इसलिए आप सही जवाब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के लिए M.G. रनाडे और रघुनाथ राव का नाम याद रखिएगा। 1887 में इसकी स्थापना होती है, 1887। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? फरवरी 2023 में, जून 2022 में, फरवरी 2022 में या फिर जून 2023 में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं मित्रों तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी जो फिल्म नीति है उसके लिए दी जाती है तो फरवरी 2023 में दी जाती है।
आप जानते हैं इस नीति का मुख्य उद्देश्य नए शूटिंग स्थलों को सुनियोजित और विकसित करना है और उसके साथ साथ फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित करना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं और जिला और क्षेत्र दिया गया है। जैसे कार्तिक गीत नृत्य जो है बुंदेलखंड के साथ दिया गया, कर्मा नृत्य आपका मिर्जापुर सोनभद्र का दिया गया, नटवरी नृत्य आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का दिया गया और राई नृत्य आपका जौनपुर का दिया गया। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है मित्रों। तो जब भी इतने लंबे चौड़े डाटा की बात करेगा मित्रों तो एक जगह आपका राई नृत्य दिया गया। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाएं जो है करती हैं, मयूर नृत्य टाइप का होता है, जौनपुर का नहीं, ये बुंदेलखंड का है। तो यही सुमेलित नहीं है, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नाम सलाल परियोजना है, गंडक परियोजना है, माता टीला परियोजना है और टिहरी बांध परियोजना का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना जो है मित्रों उसका नाम गंडक परियोजना है, जो भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक होती है मित्रों। और आप ये भी जानते हैं नेपाल भी इसका लाभ लेता है। तो सही जवाब गंडक परियोजना लगा लो, शी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। आपसे कह रहा है भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नाम माही का है, नर्मदा का है, चंबल का है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया गया है। आपको बताना है कर्क रेखा को 2 बार काटे तो कर्क रेखा को ऐसे और ऐसे 2 बार काटती है माही नदी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। मध्य प्रदेश में उद्गम होती है, आप जानते हैं राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में माही नदी आपकी गिर जाती है। तो ये 2 बार काटती है कर्क रेखा को। अगले क्वेश्चन पे चलें तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है पश्चिमी घाटी उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर। आपसे ऑप्शंस में कह रहा है कौन सा गलत है मित्रों, और कह रहा है पश्चिमी घाटी उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ऐसा तो नहीं लग रहा है हमें, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आप जानते होंगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है मित्रों ऊंचाई, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेगी। और ये कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है, यही गलत हो गया आपका। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। बाकी ऑप्शन सब कुछ सही है मित्रों। अगला क्वेश्चन 33 नंबर पढ़ेंगे। आपसे क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। नाम दिनारिक का दिया गया, मंगोलायड का दिया गया, मेडिटेरेनिया का दिया गया और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजाति समूह मिल जाता है। तो उस प्रजाति को हम लोग मंगोलायड कहते हैं, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की गांडी कोटा घाटी कैन्यान में निम्नलिखित में से किन नदियों में से किसका एक निर्मित हुआ है। कावेरी नदी, पेन्नार नदी, मंजीरा नदी और तुंगभद्रा नदी का नाम दे दिया गया है। मित्रों अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत की गांडी कोड़ा घाटी जिसे कैन्यान कहते हैं पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। किससे निर्मित हुई है, पेन्नार से निर्मित हुई है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखें तो 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है आलू प्लस धान, कपास प्लस गेहूँ, गेहूँ प्लस सरसों, ज्वार प्लस आलू। आपको बताना है समानांतर फसल का बढ़िया उदाहरण। आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग जो गांव किसानों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि गेहूं के साथ सरसों लोग बो देते हैं और गेहूं के साथ सरसों की कटाई भी कर लेते हैं। तो ऐसा समानांतर फसल आता है, दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल हो जाएं और इनके बीच जो है शून्य प्रतियोगिताएँ रहें, समान समान चलें, समान समान बढ़ेंगी। इस टाइम गेहूं की फसल लगी भी हुई है। आप अक्सर गाँव में देखते होंगे कि गेहूँ और सरसों दोनों साथ में हैं।
अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपसे कह रहा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। शैल गैस के संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोड का प्रयोग दिया गया है, फिर पूछा जा रहा है कौन सा सही जवाब बनेगा। आप देखना, हाइड्रोकार्बन महानिर्देशक जो हैं, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अनुसार कहा जाता है, ONGC ने 5 बेसिन में 187.5 TCF सेल भंडारण का अनुमान लगा लिया है, जिसमें गंगा घाटी है, असम घाटी है, असम और अकराना साथ में ही आती हैं, कृष्णा गोदावरी आती है और उसके साथ कावेरी आ जाती है। तो ये सब आपके हैं मित्रों। हम पूछते हैं काम्बे बेसिन है, काम्बे बेसिन है, कावेरी बेसिन है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो सही जवाब यहाँ आप क्या लगाओगे, डी इज द राइट आंसर लगाओगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए, कथन सही नहीं है। नाम दे दिया गया, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। आपको बताना है जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। तो मित्रों आप भी जानते हैं सही जवाब सही नहीं है दिया गया है, और ऐसा हुआ है तो ये तो सही है, लेकिन इसे गोला मत सही करना। अगला ऑप्शन, बांग्लादेश के अरशद नदीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। हमें तो नहीं लग रहा रजत पदक, आप जानते होंगे जैवलिन थ्रो में सबसे पहले जीतते हैं, और जो आपके ये अरशद हैं ये पाकिस्तानी है, तो बांग्लादेश के साथ कहाँ जाएंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसी पर गोला भरिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। जी यहीं हुआ है। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंक करके विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। ये दूरी कई बार हाईलाइट की गई है, 88.17 मीटर। तो याद रखिएगा, सच में फेंका था इतना दूर भाला, किसने, नीरज चोपड़ा ने। तो यहाँ जो आपका सही नहीं है वो आपका बी ऑप्शन है, इसलिए बी के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर हम लोग देखेंगे। आपसे कह रहा है 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया, इसका आयोजन चीन में हुआ है। भारत ने 11 स्वर्ण 5 रजत और 10 से कांस्य पदक जीते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही बैठ रहा है। आप देखना मित्रों, तो इसका आयोजन चीन में हुआ, हाँ हुआ है, और भारत ने 11 और 5 और 8 जो है 10 कांस्य जीते हैं, तो जीते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आप यहाँ जो सही जवाब लगाएंगे वो सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। यह 28 जुलाई से आपका 8 अगस्त 2023 के मध्य हुआ है मित्रों। 31वां यूनिवर्सिटी नहीं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम है, और बढ़िया आयोजन हुआ था। कोविड-19 के चलते हटाया भी गया था बीच में जो है इसका संस्करण, तो 2021 में होना था, लेकिन 23 में हुआ ये। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कोड के लिए क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों 39 नंबर, और जवाब मांग रहा है। सूची 1 सूची 2 दिए गए कोड के लिए सही उत्तर का चुनाव करना है। एक साइड में ज्वालामुखी है, दूसरी साइड में देश का नाम दे दिया गया। ज्वालामुखी और देश में आपको सही जवाब देना है। ऑप्शंस दे दिया गया मित्रों। ज्वालामुखी में माउंट रेनर, माउंट रेनर की अगर बात करते हैं यूएसए का है ये, और जब बात आती है माउंट एटना का तो ये इटली का हो जाएगा। और माउंट पैराकुटिन की अगर बात करते हैं तो माउंट पैराकुटिन जो है ये आपका मेक्सिको का हो जाता है, और जो आपका माउंट एप्पो है ये फिलीपींस का हो जाता है। तो इस टाइप से आप सभी ऑप्शंस देखने के बाद क्या लगाएंगे, तो माउंट पैराकुटिन आप सी देख लेना, सी जाएगा, मेक्सिको जाएगा, बी जाएगा। तो सी का दूसरा 2 ऑप्शंस में है, सी का दूसरा इसमें है और ए का चौथा बी में है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ इजराइल की सीमाएं साझा हैं। तो कौन से देश के साथ इजराइल की सीमाएं लगती हैं मित्रों, आपको ये बताना है। पश्चिम एशिया के मध्य में जो है ये पाया जाता है देश। नाम लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र का दिया गया। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन का दिया गया। साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन और मिस्र का दिया गया, या फिर तुर्की, सीरिया, ईरान और यमन का दिया गया। तो इजराइल के साथ जिनकी सीमाएं हैं उसमें लेबनान आता है, लेबनान के साथ साथ सीरिया आता है, सीरिया के साथ जॉर्डन और मिस्र आता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर छाप लो मित्रों।
आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होता है। आपका नाम दिया जाता है और उसमें आपसे कह रहा है कि ह्यूरॉन, मिशिगन, ऑटेरिया, सुपीरियर और ईरी, इस टाइप से दिया गया। फिर सुपीरियर, ऑटेरिया, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन दिया गया। उसके बाद ओंटेरिया, यूरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर दिया गया और फिर ईरी, ह्यूरास, मिशिगन, ओंटेरिया और सुपीरियर का ऑप्शन दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको लगाना था, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर आप चलेंगे मित्रों तो सबसे पहले ओंटेरियो आएगा, फिर ईरी आएगा। तो ओंटेरियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर आएगा। इसलिए आप जो सही जवाब लगाइएगा वो सी के साथ लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर। छापो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कोट से क्वेश्चन दिया गया। आप जानते हैं पीसीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन कोट्स लेवल के होते हैं और इनका सही मिलान करना होता है, उत्तर का चयन करना होता है। सूची 1 और सूची 2 के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको मिलान कर लेना है मित्रों। अगर मानसूनी वन की हम बात करते हैं तो सागौन और साखू के लिए हैं, तो सागौन और साखू मानसूनी वन हो जाएंगे। आप जब विषुवत रेखीय वन जाएंगे तो महोगनी और रोजवुड के लिए जाते हैं, तो महोगनी और रोजवुड के लिए विषुवत रेखीय वन की बात आ जाएगी। और भूमध्य सागरीय वन की जब बात करते हैं तो आलू बुखारा, जिसे प्लम कहते हैं और जैतून कहते हैं मित्रों, उसके लिए जाता है। तो आलू बुखारा के लिए आप भूमध्य सागरीय वन के साथ लगाइएगा। और कोणदाड़ी वन जो है आपके वो चीड़ और फार वाले हैं। तो डी का दूसरा ऑप्शन किस में है, डी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो ए के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया एगैरिकस, स्पाइरोगाइरा, नास्टार। उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको नाम दिया गया है और 1 और 2 दोनों ऑप्शन हैं, 2 और 3 दोनों ऑप्शन हैं, केवल 2 ऑप्शन है या केवल 3 ऑप्शन का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित जीवों पर विचार करो मित्रों, फिर सही जवाब बताओ। तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोबैक्टेरियम ऑफ राइजोपोलियम का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ आपका सही जवाब जो बनेगा वो नास्टाक के साथ बनेगा। तो जीवों पर विचार केवल और केवल 2 के रूप में होगा, तो जैव उर्वरक के रूप में नास्टाक का जो है प्रयोग होता है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिया गया, कथन सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रेकिड द नवी इफेक्ट्स को दिया गया, हाँ दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया। तो मित्रों जब आलिया भट्ट की बात आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सेन को दिया गया है और यहाँ आपके पल्लवी जोशी का नाम है, तो इसीलिए यही जवाब गलत हो जाएगा। श्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया, तो दिया गया तो कृति सेन है मित्रों आलिया भट्ट के साथ, इसलिए राइट आंसर आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे फिर से कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, और दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर के रूप में चुनना है। आपको ऑप्शंस भी दिया गया और उसमें राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। आप देखना तो आपको वन नीति, हाँ वन नीति क्या है, सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक नीति से भी संतुलन होता है, हाँ होता है। शिक्षा नीति से भी होता है, तो इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। सभी विकल्प सही हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। नाम एक्रोकाइलिन का दिया गया, पाइनोक्लाइन का दिया गया, हेलोक्लाइन का दिया गया और थर्मोक्लाइन का दिया गया है। किस जल निकासी में या किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है मित्रों? तो आप देखना घनत्व प्रवणता जो आता है वो पिक्नोक्लाइन में आएगा और पिक्नोक्लाइन सही जवाब बनेगा, इसलिए आप राइट आंसर से यहाँ सी के साथ लगाओ। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? नाम USEPI की बात हो रही है, WWF की बात हो रही है, IUCN की बात हो रही है और IGPB की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है रेड डाटा बुक, इसका प्रकाशन जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात होती है मित्रों, उसमें होता है, जिसकी स्थापना 1964 के आसपास होती है। तो यहाँ जो सही जवाब बनेगा वो आपका बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर है आपके स्क्रीन पे। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित वजहों से है। ग्रीन हाउस गैस है, प्रदूषण है, ओजोन परत का अवाच्य है या फिर उपयुक्त सभी है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया किस वजह से है मित्रों? तो जलवायु परिवर्तन की अगर बात आए तो सभी इसमें कारण है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? नाम महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिग्रहित कार्बन है, वन जैव मात्र बायोमास और कृषि मृदा से प्रच्छादित कार्बन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के या प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन है और वायुमंडल में विद्यमान कार्बन होते हैं। ब्लू कार्बन क्या है मित्रों? तो जब भी ब्लू कार्बन की बात आती है तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिग्रहित जो है कार्बन होता है, उसी को हम लोग ब्लू कार्बन कह देते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे 50 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है क्या भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शंस में नाम है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश वाला, दक्षिण पश्चिम बंगाल वाला, दक्षिणी सौराष्ट्र वाला या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाला। मित्रों मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन ये सब कुछ पाया जाए तो ऐसा दृश्य आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगा लेना। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपसे कह रहा है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEV की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1987 में, 1995 में, 1992 में या फिर 1998 में। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की जो स्थापना होती है मित्रों, वह स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। तो 1992 आंसर्स लगाइएगा। सही जवाब आपका बी के साथ चला जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है क्या निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, नागालैंड में। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है मित्रों? तो जब भी पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य की बात आए तो अरुणाचल प्रदेश के साथ आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। ए के साथ आंसर्स लगाओ। पूर्वी केमेंग जिला में ये मिल जाएगा, आप चाहिएगा तो वहाँ पक्के संरक्षित वन पाए जाते हैं और इसकी जो स्थापना है 1977 में होती है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है नारगोनो काराबाख क्षेत्र जो है सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चा का रहा। इन क्षेत्र में दो देशों के बीच विवाद है। नाम आर्मेनिया और अजरबैजान का है, तुर्की और अजरबैजान का है, जॉर्जिया और अजरबैजान का है या फिर आर्मेनिया और जॉर्जिया का नाम दे दिया गया है। नारगोना काराबाख क्षेत्र जो सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा। किन दो देशों के बीच का विवाद है मित्रों? तो जब दो देशों की बात आती है तो वहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान का नाम आएगा, इसलिए आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाओ। ये इस द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा और आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु
परिवर्तन जो सम्मेलन है COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में, ब्राज़ील में, संयुक्त अरब अमीरात में या फिर न्यूजीलैंड में। तो जब COP 28 की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि ये आपका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच हुआ था और ये संयुक्त अरब अमीरात में होना प्रस्तावित था। तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा? तो आप सही जवाब यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात लगाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। नाम 7 माइक्रोन से अधिक है, 5 माइक्रोन से अधिक है, 6 माइक्रोन से अधिक है या फिर 5 माइक्रोन से कम है। ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो जब आप आकार देखेंगे तो 5 माइक्रोन से कम होगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे करा है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1991 में, 1993 में, 1992 में या फिर 1994 में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से जो प्रारंभ किया गया वो कब किया गया मित्रों? तो जब प्रारंभ की बात आती है तो 1993 का नाम आता है। 1993 के साथ आंसर्स लेना। जो तीसरा अभी लास्ट वाला है उसका भी आरंभ हो चुका है, तो थर्ड के साथ आप आंसर्स लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे वो स्थित है। नाम वाराणसी का है, श्रावस्ती का है, कौशाम्बी का है और कुशीनगर का है। चौखंडी स्तूप कहाँ है मित्रों? तो चौखंडी स्तूप भी आपके वाराणसी में ही पाया जाता है, सारनाथ में स्थित है। आप जानते हैं गुप्त काल में उस स्थान पे बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध सबसे पहले अपने शिष्यों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी जवाब पढ़ना फिर आंसर्स देना मित्रों। आप देखना राज्य में प्रजनन दर 2026 तक 2.1% रखने का लक्ष्य रखा गया। हाँ। राज्य में कुल प्रजनन दर 2023 तक 1.9% रखने का लक्ष्य रखा गया। हाँ। औसत जीवन प्रत्याशा को 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य है मित्रों। जब औसत जीवन प्रत्याशा की बात आती है तो आप जानते हैं 30 तक ये प्रत्याशा 69 रखा जाएगा, ना कि 72, 69 होगा। 2026 तक ये 66 होने का अनुमान है। और मातृ मृत्यु दर 2023 तक 98 तक लाना है मित्रों। तो हाँ 98 तक आ जाएगा, इसलिए यहाँ गलत क्या हुआ? सी के साथ हुआ, इसलिए आप सी के साथ राइट आंसर्स पहले से ही लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस 59 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है आपसे? 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त नहीं रहे हैं? नाम न्यायमूर्ति मिर्ज़ा मोहम्मद मैतुर्जा हुसैन का नाम है, न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह का नाम है, न्यायमूर्ति सैयद रफ़त आलम का नाम है और न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन नहीं रहे हैं? सभी ऑप्शंस देखना एक जगह। सैयद रफ़त आलम का नाम दिया गया है। सैयद रफ़त आलम उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं। ये मानवाधिकार आयोग के जो है क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो, यही गलत आंसर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश के? तो बालकृष्ण नारायण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं होता है? मानवाधिकार दिया गया, पर्यावरणीय समर्थनीयता की बात हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है और शून्य भुखमरी की बात हो रही है। तो कौन सा मुद्रा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है? तो जब समाधान की बात आएगी मानवाधिकार के साथ आंसर्स लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। आपसे कह रहा है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित रहा? आर्द्रभूमि से रहा, खाने से रहा, आनुवांशिक संसाधन से रहा या फिर वन भूमि से रहा है?
रामसर कन्वेंशन की अगर बात आती है मित्रों, आद्य भूमियों के संरक्षण के लिए कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित है। आप जानते हैं 1971 से स्टार्ट होता है और जो है ये आर्द्र भूमि के लिए होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। भारत में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने, तो 75 रामसर स्थल हैं, 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 62 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, बायोगैस में मुख्यतया होता है, नाम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का दिया गया, मीथेन और एथेन का दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का दिया गया, मीथेन और ऑक्सीजन का दिया गया। बायोगैस में मुख्यतया क्या होता है, तो बायोगैस आप जानते हैं अब ये उपचयन और जैव पदार्थों के किण्वन से उत्पन्न होने वाली गैस होती है मित्रों। इसमें मीथेन और मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ आप आंसर्स लगाओ। बी इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 63 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव से सुमेल नहीं खाता है। सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा के लिए है, नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस के लिए है, हाइड्रोकार्बन कैंसर के लिए है और SPM की बात होती है तो कम दृश्यता के लिए होता है। हानिकारक प्रभाव से संबंधित नहीं है या सुमेलित नहीं है, तो सभी जवाब देखने के बाद आप नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस के लिए लिखा हुआ है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्लोरोसिस आमतौर पे तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिलते। ठीक है मित्रों, तो ये सही जवाब आप जो है बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर देख रहे हैं। फिर से आपसे सूची में क्वेश्चंस दिया गया और सुमेल करने की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा गया सूची 1 सूची 2 सही कोट का चुनाव करना है मित्रों। एक साइड में अनुसंधान विभाग दिया गया, दूसरे साइड में उसकी स्थापना की बात की जा रही है, सही जवाब देना है। तो वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद की हम बात करें तो ये 1942 में अस्तित्व में आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर हम बात कर ले रहे हैं मित्रों, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब अस्तित्व में आएगा, तो ये 1929 में आएगा अस्तित्व में, यानी बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा कहीं है ऑप्शंस में? अच्छा, 2 जगह है। हाँ, बी का चौथा और ए का तीसरा, बी का चौथा डी ऑप्शंस में है, इसलिए डी आंसर्स लगा लो। और मित्रों अगर देखा जाए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की बात, तो ये आपका 1911 में अस्तित्व में आता है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की बात करते हैं तो ये 1985 में अस्तित्व में आ जाता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 65 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में जनसंख्या सिद्धांत है, दूसरी साइड में सिद्धांतकार हैं। एक कोई ऑप्शन आपका गलत है, वही आपको छांट करके बता देना है। सामाजिक कोशिकीयवाद का सिद्धांत ड्यूमोट ने दिया है, बिल्कुल सही है। प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है, बिल्कुल सही है। आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज के साथ लग रहा है, जबकि आहार सिद्धांत आप जानते हैं कि जब खाद्य आपूर्ति में सर्वाधिक घटक हो जाए तब आता है। तो थर्मोडब्लस जो है जनसंख्या का आहार सिद्धांत देते हैं। तो कहीं ऑप्शंस में आपने डबलेट नहीं देखा है, इसलिए हेनरी जॉर्ज के साथ यही गलत लगाना। बाकी आर्थिक सिद्धांत जो है डेविड रिकार्डो के द्वारा ही दिया गया, तो ये आहार सिद्धांत के साथ आंसर्स लगा लो, यही गलत है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित समिति और आयोग में कौन मूल्य कर्तव्यों से संबंधित है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। कूट में आंसर है मित्रों, उसमें से आपको चुनना है और बताना है क्या सही है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की बात होती है, मूल कर्तव्य से जुड़े रहे। स्वर्ण सिंह समिति की बात होती है, जुड़े रहे। सहकारिता आयोग इससे नहीं रहा है, इसलिए केवल 1 और 2 आंसर्स लगाना, यानी क्या लगाओगे सही जवाब? बी इज द राइट आंसर्स। 67 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और ऑप्शंस में नाम दिए गए कौन सुमेलित नहीं है।
31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए किया गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून के लिए आता है। 79वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद के समझौते के लिए बताता है। जबकि आप जानते होंगे मित्रों कि जो 79वां संविधान संशोधन 1999 में लाया जाता है और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 10 साल बढ़ावा देते हैं, उसके लिए लाया जाता है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है और आपसे कुछ पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। कथन और उसके बाद कोड की बात हो रही है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। हाँ हुआ। इस वर्ष समिति में यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया गया और 5 स्थलों को विस्तार की मंजूरी दे दी गई। हाँ दिया गया। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का उत्तर चुनना है मित्रों। पर से कथन और इस पे ऑप्शंस दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समेत 42 नए स्थलों को विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया। हाँ किया। वर्तमान में भारत में 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। हाँ है। तो केवल 1 और 2 सही जाएगा, इसलिए आप सी के साथ राइट आंसर्स लगा लो। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में, इंदौर में, लखनऊ में या फिर जामनगर में? कृषि को बढ़ावा देने के लिए मित्रों, कृषि उत्पादों को अगर आगे ले जाना है तो हैदराबाद में इसका एक जो है कृषि डाटा केंद्र जो है या कृषि डाटा एक्सचेंज स्थापित किया गया। 11 अगस्त 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ये इज द राइट आंसर्स बना लो। इकहत्तर नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों कथन और कारण से क्वेश्चंस दिया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। हाँ है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। हाँ लिया गया है। लेकिन जो यहाँ आपका कोट लगाना है, ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो यही आपका सही जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस 72 नंबर है। आपसे फिर से कोट में क्वेश्चंस पूछा गया। कोट में सूची 1 सूची 2 का नाम दिया गया और इसमें कह रहा है सुमेलित कर लीजिए, सही उत्तर बताना है। अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो आपसे ऑप्शंस में दिया गया अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है और अनुच्छेद के लिए ऑप्शंस दिया गया मित्रों। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368 की बात की जा रही है। इसमें से आप जानते हैं अनुच्छेद 14 जो है वो समता का अधिकार है और समता का अधिकार आपको ए का तीसरा देना पड़ेगा मित्रों। तो ए का तीसरा कहाँ पे है? ए का तीसरा डी ऑप्शंस में है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, डी के साथ आंसर्स को कर लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चंस आपका है 73 नंबर और 73 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? नाम दिया गया तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। किस अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण की बात की जा रही है? तो प्रशासन और नियंत्रण की बात 5वीं अनुसूची में की गई है मित्रों, इसलिए आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाइएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें आप जानते हैं अनुसूचित क्षेत्र रहते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र रहते हैं, तो वहाँ का प्रशासन, वहाँ का नियंत्रण कैसे किया जाए उसके बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दल का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं,
सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये संसदीय व्यवस्था है मित्रों। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है? नहीं। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है कि निर्धारित समय? नहीं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन से, कथन और कारण से क्वेश्चन से। आपसे कथन और कारण में क्वेश्चन दिया गया है और फिर राइट आंसर्स मांगा जा रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत का राष्ट्रपति परोक्षित निर्वाचित होता है? हाँ होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों एकदम फिट है मित्रों, ए और आर सत्य है। आर ए का जो है मान्य स्पष्टीकरण बताया जा रहा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रकाशन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? नाम हर्बर्ट साइमन का दिया गया, फ्रैंक मेरनी का दिया गया, डिवाइड वाल्डो का दिया गया और FW रिंग्स का नाम भी दिया गया। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया? तो जब अब अस्वीकारता की आती है तो हर्बर्ट साइमन का नाम आता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स देना पड़ जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है जो 77 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन दिया गया उसमें से कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। 3 कथन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर्स बताना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? नहीं। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और आप जानते हैं समागम स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। हाँ ये एकदम सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे मित्रों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ये संपत्ति का अधिकार बनाया गया। और जब 300 का की बात आती है तो ये भाग 12 के तहत आता है और भाग 12 में विधिक अधिकार के रूप में जो है स्थापित किया जाता है और जनता पार्टी की उस टाइम सरकार होती है। तो ये कांग्रेस की कोई बात ही नहीं आती है, इसलिए आप तीसरा भी गलत करना, पहला भी गलत करना। केवल 2 ऑप्शन यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगाओ, दूसरा ए इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन देखें 78 नंबर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 43 का है, अनुच्छेद 48 का है या फिर अनुच्छेद 41 दिया गया है। आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति लाए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन के लिए आपका 51 आता है मित्रों। जब 41 की बात आती है तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायक पाने के अधिकार से संबंधित हो जाता है। जो 43 का है मित्रों उसमें उद्योग प्रबंधन और कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार हो जाता है। और 48 का जो आपका का दिया गया, 43 का में आपके उद्योगों के साथ प्रबंधन, कर्मचारी और भाग लेने का अधिकार है। और 48 के का में जो दिया गया है वो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन जीव के लिए रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचीकरण का भाग तो है परंतु उसे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं बताया जाता है? नाम लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधान परिषदें हैं, राज्यों की विधानसभाएं दी गई हैं। आपसे बताया जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उससे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो जब महाभियोग जिस पे ना लगे मित्रों वो नाम आपके राज्यों की विधानसभाएं हैं, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर नहीं 80 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा 32वें व्यास सम्मान के लिए हिंदी को चुना गया है। तो हिंदी के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं, अखिलेश जी हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं या फिर नमिता सिंह जी हैं। 32वां ज्ञान सम्मान जो है किसे मिल रहा है, व्यास सम्मान? तो 32वां व्यास सम्मान की जब बात आती है मित्रों तो आपको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का नाम भी याद आता है। सही जवाब आपको 32वां ज्ञान सम्मान जो है नहीं व्यास सम्मान 2022 की ये लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को चुना गया है। आप जानते हैं पागल खाना इनका उपन्यास है और इसके लिए चुना गया। जब 32वां के बाद 33वां आपसे पूछा जाएगा तो आप 33वां 2023 में पुष्पा भारती के संस्मरण में यादें और यादों के साथ दिया जा रहा है। तो अगर मान लो 33वां पूछ ले तो आप पुष्पा भारती याद रखिएगा, 32वां पूछे तो आप ज्ञान चतुर्वेदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। कह रहा है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट
कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस दिया गया और उसी ऑप्शंस के अनुसार आपको आंसर देना है। केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जा सकता है, संसद की किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जाता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और उसमें अनुच्छेद 110 के निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद की किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया अधिनियम है और इधर वर्ष है। आपसे अधिनियम और वर्ष में पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नाम राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम 1908 ही है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ही है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ही दिया गया है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 जो दिया गया, यही आपका गलत हो जाता है मित्रों। राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए 1911 में कानून आता है, 1911 में आता है, 1911 में आता है। ठीक है, तो 1911 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 249 249 के खंड 1 के अंतर्गत प्रसारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा। नाम 1 माह है, 6 माह है, 3 माह है, 1 वर्ष है। आपसे पूछा जा रहा है किस किस समय जो है यह प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो ऐसा अगर देखा जाए तो 249 के खंड 2 के अनुसार भाग 1 में आप देख लेना, और अगर भाग 2 के 1 में आप देखेंगे तो 1 वर्ष वाला रहेगा। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोडबद्ध संख्या में MIXTURE को 117 के रूप में और FLOWER के लिए 85, तो इसी कोडबद्ध भाषा में अगर हम लिखें तो MERGER को हम किस रूप में कोडबद्ध कर सकते हैं। मित्रों ये प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, और जब प्लेस वैल्यू ऐसे देखेंगे M का 13 आता है, I का 9 आता है, X का 24 आएगा, ऐसे U का आप लगभग 22 नहीं 20 होता है, U का 20 होता है, और R का 21 आएगा। ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे, आप देखेंगे तो E का 5 आएगा। जब उसे जोड़ लेंगे आपस में तो 110 आता है, और अक्षर 7 हैं तो 110 इसका जोड़ आया प्लस अक्षर 7 आ गए, 117 लिख लिया गया। ऐसे आप फ्लावर को लिखना तो F का 6 आता है प्लेस वैल्यू, L का आपका जो है वो 12 होता है, O का आपका 15 होता है, W का 23 होता है, E का 5 होता है, और R का 18 होता है। 79 प्लस ये 6 अक्षर हैं तो 6 और जोड़ा गया 85 हो गया। ऐसे आपको इशू को भी करना पड़ेगा। तो एमजर को अगर लिखेंगे मर्जर को, तो मर्जर में आप जानते हैं M का 13 आता है, 13 प्लस 5 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, तो E का 5 हो गया, 13 प्लस 5, और आगे बढ़ेंगे तो 18 आएगा किसका, W का 18 आता है, W का 18 आएगा ना। मर्जर में R का 18 होता है, R के बाद G ABCDEFG 7 आएगा, इसका वैल्यू जो है 7 आएगा, और G के बाद E आता है 5 नंबर पे, तो 5 आएगा, और 18 ऐड कर लेंगे तो ये 66 होता है। 66 प्लस जितने अक्षर हैं तो 6 अक्षर हैं ना 72, तो 72 इसका राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। जो इक्वेशन इसमें लगे वही इक्वेशन इसमें लगे, वही नियम इसमें लगा लो, बस काम हो जाता है। तो सही बात वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर है। आपसे कह रहा है यदि 10 और 50 के मध्य अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन संख्या का वर्ग क्या होगा। 121 होगा, 1089 होगा, 484 होगा, या फिर 1936 होगा। 10 और 50 के मध्य देखना है मित्रों, तो जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपस में अगर अंक बदला जाए, तो जो 11 है, 22 है, 33 है और 44 है, इनका अंक आप चाहे इधर से उधर लिखो चाहे उधर से इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार की हैं, उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उन संख्याओं का वर्ग क्या है। तो 11 का स्क्वायर 11 ग्रेहम 121 लिखा हुआ है, वही आपका सही जवाब पड़ जाएगा। बाकी किसी का स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर 11 शेष बच जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, 578, 654, 589 और 740। आपको बताना है 760। आपको बताना है संख्या कौन सी है। सभी को भाग देके देख लो मित्रों, आप देखना
तो यहाँ पे जो राइट आंसर्स बनेगा 589 बनेगा, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगा लेना, बी इज़ द राइट आंसर्स पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है और आपसे क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या के बारे में बताना है। 55 के बाद 63, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर 343, 855 और 1855 का नाम दिया गया और ऑप्शंस में 127, 135, 223 और 117 का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 55 में 8 जोड़ा गया है तो 63 हो गया, यहाँ पे 8 जोड़ा गया और 63 में कितना जोड़ा जाए कि आगे काम बन जाए। तो मित्रों यहाँ स्क्वायर का जो है, स्क्वायर नहीं चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे मित्रों क्यूब का फार्मूला चल रहा है। क्यूब का फार्मूला कैसे, 8 जोड़ा गया ना, ये तो 2 का क्यूब होता है, आगे 4 का क्यूब जुड़ेगा, फिर 4 के बाद किसका क्यूब जुड़ेगा और आगे बढ़ोगे 6 का क्यूब जुड़ेगा, 6 के बाद 8 का क्यूब जुड़ेगा, 8 के बाद 10 का क्यूब जुड़ेगा। ठीक है, तो 855 में 10 का क्यूब यानी 1000 जोड़ोगे तो आपका 1855 हो जाएगा। समझ में आया। 343 और 343 में अगर मान लो आप किसका क्यूब जोड़ते हो, 8 का क्यूब जोड़ते हो, तो 512 प्लस 343 तो आपका 855 बन जाता है। सही चल रहा है ना। अब यहाँ 343 दिया गया, 343 में किसका क्यूब हमें घटा देना है, 343 में हमें 6 का क्यूब घटाना है। 6 कम 36, 6 का 216, 216 घटा दो मित्रों, प्लेस वैल्यू अपने आप आ जाएगी, 127 राइट आंसर हो जाएगा। 127 राइट आंसर्स लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स छाप लो मित्रों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। LAT, NDR, PGP, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर TM और L का नाम दिया गया है। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। समूह की अगर बात हो रही है मित्रों तो LAT को आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आपका मित्रों जो फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा LN फिर P, L के बाद N आया, L के बाद N आया ना, तो L में 2 ऐड किया गया N, L M N, हाँ दूसरा स्टेप गया। फिर N से भी आप कितना प्रमोट हुए, N के बाद OP 2 स्टेप आगे बढ़ा, तो P के बाद QR, तो R से स्टार्ट होगा, ये किससे स्टार्ट होगा, R से। समझ में आया। फिर A के बाद आपने देखा, A के बाद B C D 3 स्टेप आगे बढ़ा, D से फिर 3 स्टेप आगे बढ़ा, G बना, और G पर भी आप 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो G के बाद G H I J, तो J से स्टार्ट होगा, तो R J किस में आ रहा है, B ऑप्शन नहीं C ऑप्शन आ रहा है, C इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना, C के साथ आंसर्स बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाएं पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। नाम दिया गया TW, फिर ऐसे डॉट चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बैठाना है। TT VT का दिया गया, UT VT का दिया गया, VTT का दिया गया और UTT का दिया गया। आपको बिठाना है, बस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बिठाना है। तो जैसे T से स्टार्ट किया तो TU अगर यहाँ बिठा दो तो TUVW हो गया 4 अक्षर, फिर यहाँ T डाल दो U और यहाँ V भर दो, यहाँ W हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप T डाल दो तो UVW हो जाएगा। तो यानी TUVW का सीक्वेंस चल रहा है। TUVW में आपने एक जगह U भरा, एक जगह T भरा, एक जगह V भरा, एक जगह T भरा, तो आपका सही जवाब क्या जाएगा, UTVT। तो सही जवाब हमें C के साथ लगाना पड़ेगा, C इज़ द राइट आंसर यहाँ पे देना पड़ जाएगा। C इज़ द राइट आंसर लगा लो, UTVT। अगला क्वेश्चन हम 90 नंबर देख लेते हैं मित्रों, और 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस में दिया गया मित्रों चंद्रयान 3 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। दिया गया LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, हाँ किया गया। LBM-3 रॉकेट की यह चौथी परिचालन उड़ान थी, ये भी ठीक है। उसके साथ दिया गया कि अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आप जानते होंगे भारत से पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ जिसे हम लोग रूस कहते हैं, और रूस के साथ चीन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सफल रहा है, और लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमिशन नहीं गया है मित्रों। ठीक है, किसी ने भी अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है मिशन नहीं डाला है।
तो ये जो ऑप्शन सी वाला है ये गलत हो जाएगा। और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, हाँ एकदम फिट बैठ रहा है। तो ये आपका सही जवाब सी के साथ बैठेगा, यही आपका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं मित्रों? वर्गों की संख्या काउंट करनी है। आप देख रहे हैं आकृति, इसमें काउंटिंग की बात आती है तो काउंट कर लेते हैं मित्रों। 1 2 3 3 स्टेप दिया गया ना, तो आप देखना यहाँ पे जो आप वर्ग काउंट करेंगे वो लगभग 14 आएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 9 2 2 4 प्लस 1, तो कितना? 9 4 13 1 14 आएगा। कैसे आएगा आप काउंट कर सकते हैं। तो 14 ऑप्शंस में कहीं दिया गया ना? नहीं दिया गया है। 14 दिया गया? कहाँ दिया गया यार, 14 कहाँ दिया गया? आप काउंट कर लो पहले। 4 और जोड़ना पड़ेगा तो 14 प्लस 4 18 बनेगा। कैसे? एक ये बड़ा वाला काउंट किया, फिर एक ये छोटा वाला काउंट किया 2, फिर एक ये 3। लेकिन आप पूरा फिगर देख नहीं रहे हैं। फिगर में है क्या क्या? फिगर में ये कटिंग वाला भाग भी है, इसमें दिया नहीं गया है। ये और ये पूरा फिगर आपका है। अब काउंट करना, काउंट करोगे ना तो समझ में आएगा आप। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप काउंट कर लेना। ये वाला अलग बनेगा, फिर ये वाला अलग बनेगा, फिर ये वाला अलग बनेगा, फिर ये वाला अलग बनेगा। तो 4 यही ऐड होते हैं, बाकी 1 2 3 क्रम इधर चल रहा है, 1 2 3 क्रम इधर चल रहा है। इसलिए 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। यही अगर मान लो 4 4 होता तो 4 से स्टार्ट करते, ये अगर 5 5 होता तो 5 से स्टार्ट करते। लेकिन जो लास्ट में काउंटिंग होता है वो ये इन चारों का होता है। ठीक है, इन चारों का होता है। एक ये वाला भाग काउंट करोगे, फिर एक ये वाला भाग काउंट करोगे, फिर एक ये वाला भाग काउंट करोगे, और एक ये वाला भाग काउंट करोगे। तो इन चारों को लास्ट में ऐड कर लिया जाता है। तो यही इनका स्क्वायर प्लस जितने बनते हैं, इस टाइप से 4 बना तो 4, तो 3 3 9 प्लस 2 2 नहीं 4, 9 4 13 1 14 प्लस 4 18 आंसर्स बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स दे देना। बाकी आप चाहो तो खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपका मन में आए। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है। आपसे कह रहा है, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरा या मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? भतीजा है, भाई है, चचेरा भाई है, या फिर पोता है? क्या है मित्रों? तो इसे जब ब्लड रिलेशन में आप अपने ऊपर ले लो और उसके बाद काउंटिंग कर लो। जब काउंटिंग करोगे तो आपको यहाँ जो राइट आंसर्स मिलेगा वो भतीजा वाला मिलेगा मित्रों। क्या मिलेगा? भतीजा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर। राजू पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है और दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 16 मीटर चलता है। फिर अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? आपसे पूछा गया राजू पूर्व दिशा की ओर। राजू की जगह आप खुद ले लो, आप पूर्व दिशा की ओर चल रहे हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप जानते हो। इधर 6 किलोमीटर आप गए, साइकिल चलाता है, फिर दाएँ मुड़ा, दाहिने आपका इधर आया तो 8 किलोमीटर इधर चले गए, और 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएँ मुड़ गए। तो बाएँ आप यहाँ से बाएँ मुड़ेंगे तो किधर आएगा? इधर जाएगा, और बाएँ आपको 16 जाना है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है आप शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो 6 तो आप ये गए, 16 आप ये गए, 16 6 22, और 8 इधर आए। तो ऐसा तिरछा आपका दिखाई दे जाएगा। और ये तिरछा किस दिशा में है? तो आप ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब जा किस दिशा में रहे? दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व कहीं ऑप्शंस में है, वही सही जवाब होगा। सी इज़ द राइट आंसर। छाप लो, अपने ऊपर भी बिठा लो, तुरंत सॉल्व हो जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नाम दिया गया है, 13 और 6 का 75 दिया गया, 15 और 8 का फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, 18 और 4 का 70 दिया गया है। फिर ऑप्शंस दिए गए, 76 बैठेगा, 84 बैठेगा, 96 बैठेगा, या फिर 116 बैठाना है। सही जवाब क्या बैठाओगे? तो 13 और 6 का रेशियो कैसा लिया गया कि ये यहाँ पे इसको फिल कर दिए। 13 गुणे 6 माइनस 6/2, 6/2 मतलब 3 हो गया, और 13 6 78 माइनस 3 यानी 75 बैठ गया यहाँ। ऐसे 15 गुणे 4 करो। अच्छा 15 गुणे 4 करोगे, 15 गुणे 4 ना करो, पहले 18 गुणे 4 का आप देख लो। 18 चौको 72, फिर 4/2 करोगे तो -2 यानी 76 बैठ गया। तो ऐसे यहाँ कर लो, क्या करोगे? 15 8 120, 120 का 8/2 कर लो यानी 4, 116 सही जवाब बिठा लो। तो डी इज़ द राइट आंसर बैठ जाएगा। बात समझ में आई? बात कैसे समझ में आई? इन दोनों का गुणा प्लस इस लास्ट वाले का माइनस करना है, इसका बटा 2, तो 8/2। ऐसे यहाँ पे था इन दोनों का गुणा फिर 6/2,
ऐसे यहाँ पे था 18×4, फिर 4/2 का माइनस करना था, वही हुआ है यहाँ पे, तो 116 आंसर्स बना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्रम में महाविद्यालय, बच्चा, युवा, शिशु और विद्यालय का नाम दिया गया। इनको कोट में बिठा लेना है। तो पहले शिशु आएगा, फिर वो बच्चा होगा, बच्चा होगा फिर विद्यालय जाएगा, विद्यालय होगा फिर युवा होगा, युवा होगा तब महाविद्यालय जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपके पास शिशु से स्टार्ट होगा। शिशु 2 नंबर जो है वो 1 नंबर पे लिखना है। शिशु के बाद बच्चा 2 नंबर पे जाएगा। तो 2-3 से स्टार्ट होगा। 2-3 से 2 ऑप्शंस हैं। 2-3 के बाद क्या आएगा मित्रों, विद्यालय आएगा, तो 4 नंबर आएगा। तो ये 3 नंबर पे आपका चौथा विद्यालय रहेगा। और उसके बाद फिर वो युवा बनेगा मित्रों, तो युवा आपके 4 नंबर पे आएंगे। इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर। साहब बिठा लो मित्रों, सही जवाब डी के साथ छापो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है ABC कोड वाली 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक ए की कीमत पुस्तक बी की कीमत से 2 गुनी है और पुस्तक सी की कीमत की 1/3 है। यदि पुस्तक सी की कीमत 84 रुपये है तो पुस्तक ए और पुस्तक बी की कीमत क्रमशः आपको बता देना है। अब ये जो आपको भाषा में उलझा रहे हैं ना वहाँ से, इनको आपको बस समझ लेना है कि कह क्या रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा। ABC ऐसे लिख लो, ए बी और सी। इनको कह रहे हैं ये 2x है, इनको कह रहे हैं ये x है और इनको कह रहे हैं ये 6x है। अब ये 6x की वैल्यू आपको दी गई है 84। जब 6x की वैल्यू 84 दी गई तो x की वैल्यू तुरंत निकल कर आ जाएगी। 6 × 6 अक्कम 6, 2 8 24, 6 चौको 24। x की वैल्यू 14 आ गई, तो इनकी वैल्यू a की वैल्यू 28 आएगी और x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो सही जवाब सी के साथ बैठ जाएगा। बस समझ लेना है और कुछ नहीं करना। सी इज़ द राइट आंसर। जैसे जैसे कहें उसी स्टेप पे फॉलो कर लेना। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन के बारे में दे दिया गया कौन सा कथन कैसा है, आपको बताना है। इसमें रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए, हाँ नहीं हुए। आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी, हाँ थी। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स दे देना है मित्रों। सी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर रखेंगे। आपसे कह रहा है क्या, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है। नाम 111 का दिया गया, 112 का दिया गया, 110 का दिया गया और 114 का दिया गया। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो सतत विकास रिपोर्ट में जो भारत का स्थान आता है मित्रों वो क्या आता है, तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112वां है। कितना है, 112। इसलिए आप सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना। सी इज़ द राइट आंसर्स दे देना। 21 जून 2023 को रिपोर्ट आई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। नाम सुपर कंप्यूटर का है और संबंधित देश का दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प एकदम सटीक बैठ रहा है। तो फ्रंटिलियर फिनलैंड का है सुपर कंप्यूटर, नहीं। लूमी अमेरिका का है, नहीं। समिट जापान का है, नहीं। लियोनार्डो इटली का है मित्रों। इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। आप फ्रंटिलियर देखना, तो फ्रंटिलियर आपके अमेरिका का होता है। कहाँ का होता है, अमेरिका का होता है। आप देखना फुगाको है कहीं पे ऑप्शंस में, नहीं है ना। जापान का होता है। लूमी फिनलैंड का होता है, लूमी फिनलैंड का होता है। सुपर कंप्यूटर है फिनलैंड का। और लियोनार्डो जो है आपके इटली का होता है, तो वो आपका फिट बैठ रहा है अमेरिका के साथ। समिट लगाइएगा, समिट जापान के साथ लगाया तो इसे अमेरिका के साथ लगाते तो ये भी बैठ जाता। तो लिख लेना बात। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है, सॉरी 100 नंबर है। कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है मित्रों, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नहीं, जिस वर्ष कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नहीं, जिस वर्ष कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। बिल्कुल, जिस वर्ष आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता नहीं, जिस वर्ष कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा भारत में पहला कृषि जो है विज्ञान केंद्र है वो स्थापित किया गया था। वर्ष 1970 में, 74 में, 72 में या फिर 76 में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र की जब भी बात आएगी मित्रों तो सही जवाब आपका 1974 बनेगा, यानी 1974 बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। पौंडीचेरी में इसकी स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन 102 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में भारत के सुपर कंप्यूटर और संबंधित क्षेत्र की बात की जा रही है फिर से, और सुमेलित नहीं है। एतराब आपका CDAC पुणे का है, परम गंगा IISC बेंगलुरु का है, यही आपका गलत हो जाएगा मित्रों। परम प्रगेबा की अगर बात होती है IISC बेंगलुरु का है, और परम आनंद की अगर बात आती है IIT गांधीनगर का है। तो परम गंगानगर आपका गलत हो जाएगा मित्रों। वी इज द राइट आंसर्स लगा लो, वी के साथ आप आंसर्स लगा लो। ये रुड़की का है, गंगानगर बेंगलुरु का नहीं है, ठीक है, रुड़की से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, चल योजनाएं और उसके बारे में विचार करने को कह रहा है। चालू वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है आपसे मित्रों, कथन की बात कर रहे हैं, और कथन कारण में आपको बताना है कौन सा सही है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, हाँ होता है, वही चल योजना होता है। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, हाँ होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, हाँ होती है। और 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए अपेक्षित योजनाएं, हाँ है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही नहीं है। ऑप्शंस देखना, सभी ऑप्शंस देख लेना, फिर आंसर्स देना। आपसे ऑप्शंस में कुछ पूछ रहा है मित्रों, क्या है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है, हाँ किया जा रहा है। सही नहीं है बताना है। राष्ट्रीय क्वांटम मशीन की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है, हाँ है। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैटरी कोट है, जिसका अनावरण तमिलनाडु सरकार ने किया। बैटरी कोट है मित्रों, आप जानते होंगे, है तो बैटरी कोट ही, लेकिन तमिलनाडु सरकार नहीं करेगी, ये केरल करेगी। केरल साक्षरता के मामले में जो नंबर 1 पे है, तो यही आपका गलत हो गया। पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपरफास्ट कंप्यूटर परम कामरूप है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, यही गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 105 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी का जो है कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। सिरगणना विधि, पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, कैलोरी ग्रहण, या फिर प्रति व्यक्ति आय। कौन सी विधि का उपयोग किया जा रहा है, तो आपको प्रयोग बताना है कौन सी विधि का हो रहा है मित्रों। अगर प्रयोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस बनेगा वो सिरगणना विधि भी हो रहा है, कैलोरी ग्रहण भी हो रहा है, और उसके साथ पारिवारिक उपभोक्ता भी हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय नहीं हो रहा है। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। ECGC है, STC है, MMTC है, या फिर उपयुक्त सभी है। विदेश व्यापार का संवर्धन कौन करता है मित्रों, तो सभी ऑप्शंस में आप देखना, तो MSTC भी है, ECGC भी है, STC भी है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 107 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर क्लैप्स इंडेक्स का सरलीकरण प्रदान करता है। नाम दे दिया गया मित्रों, विश्व आर्थिक मंच, UN वुमेन, UN मानवाधिकार परिषद, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। मित्रों सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक की अगर बात करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करते हैं, तो उसके लिए जो संवर्धन कर रहा है वो आपका कर रहा है विश्व आर्थिक मंच। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फोर्टर्जिंग फॉजिटिव एनर्जी ट्रांजैक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया। विश्व आर्थिक मंच करता है, एक्सचेंजर कंपनी करती है, UNDP करती है, इंटरनेशनल रेवोल्यूशन एनर्जी एजेंसी एनर्जी करती है, या फिर UNEP करती है। मित्रों आपसे पूछा गया फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन शीर्षक से जो है रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ऐसा रिपोर्ट जो आता है विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजरी कंपनी करती है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, नोएडा में है, या फिर हैदराबाद में है। कहाँ पे है मित्रों, तो जब इसकी बात आती है तो इसके लिए जो राइट आंसर्स बनता है वो आपका नोएडा बनता है, बी इज द राइट आंसर्स हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, 110 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। कहाँ पर महिला साक्षरता दर न्यूनतम है मित्रों, तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप राजस्थान के साथ आंसर्स लगाएंगे।
राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है वो 52.1% है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 111 नंबर है। आपसे कह रहा है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। सराय नाहर से मिले हैं, महादहा से मिले हैं, दमदमा से मिले या फिर लांघनाज से मिले। तो एक ही जो है कब्र में 3 मानव कंकाल जो है दमदमा से मिले हैं, इसलिए आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाइए। वी इज द राइट आंसर लगाइएगा। महादहा, दमदमा ये सब आपका सराय नाहर से प्रतापगढ़ जिले में है, तो वी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन से 112 नंबर है। कूट से क्वेश्चन से फिर से कह रहा है सही सुमेल कीजिए। और मित्रों सुमेल में आपसे उत्तर के बारे में अपेक्षा कर रहा है, सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर हम बात करें तो ब्राही जो है ये चावल होता है। ब्राही आपका चावल वाला प्रजाति है, तो ब्राही आपका चावल हो गया मित्रों। अब अगर ब्राही चावल है तो मृदक क्या है, ये मूंग होता है। और यव की अगर हम बात करते हैं तो यव क्या होता है मित्रों, यव। तो यव आपका जौ होता है और इच्छू आपका गन्ना होता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर, छाप लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। 113 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन में कूट से उत्तर कह रहा है दो। अब कूट से उत्तर चुनना है मित्रों। आपसे कह रहा है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाँ, मनाई गई। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान था। हाँ था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी स्पेन कर रहा था। नहीं। तो 1 और 2 केवल सही हैं, इसलिए आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर बना लेना। आप जानते होंगे मित्रों इसकी जो मेज़बानी की बात होती है वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? आप जानते हैं कोर्टे डी आइवर, यानी आइवरी कोस्ट कर रहा है। नीदरलैंड इसकी मेज़बानी कर रहा था। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन और फिर से कोर्ट में क्वेश्चन दे दिया गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कारण और कोर्ट में दिया गया है, आपको सही जवाब देना है मित्रों। हमने आपसे पूछा कि हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हाँ है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रचलित करवाया, जिसमें उनको विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। हाँ, ये भी है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या भी करता है, यही सही जवाब बनेगा। इसलिए फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर है। आपसे कह रहे चांदी का सिक्का इसमें से किसने शुरू किया? चांदी का सिक्का अकबर शुरू करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी करेंगे, शेरशाह करेंगे या फिर बख्तियार खिलजी करेंगे? तो चांदी का सिक्का जो स्टार्ट करता है उसे शेरशाह कहते हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा मित्रों? अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी की अगर बात होती है, कौन रहे? अकबर के शासनकाल के एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर? नहीं। शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार रहे हैं, यही सही जवाब है। औरंगजेब के सामंत? नहीं। मोहम्मद शाह के शासनकाल? नहीं। सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शंस में युग्म की बात की जा रही है और सही सुमेल। बक्सर का युद्ध, मीर जफर विरुद्ध क्लाइव? नहीं, ऐसा नहीं है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो यही आपका सही है मित्रों। आप बी के साथ राइट आंसर्स लगा लो, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? नाम मोहम्मद अहमदुल्ला शाह थे, मोहम्मद इंदामुद्दौला थे, मोहम्मद फौलेज़ खैराबादी थे या फिर नवाज लियाकत अली थे? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन बना मित्रों? तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद में थे मित्रों, अपना नेतृत्व दिए थे फैज़ाबाद में, और यही सबसे कट्टर दुश्मन थे। आप जानते होंगे ये जो मौलवी साहब थे अहमदुल्ला शाह, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, फैज़ाबाद में आके बसे थे, फिर यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व दिया था। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक विवेकानंद जी हैं, राम मोहन राय जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं या फिर दयानंद सरस्वती जी? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय हैं, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक भारत का पितामह भी इन्हें कहा जाता है। प्रथम आधुनिक
पुरुष भी कहा जाता है, युगदूत भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इन्हें कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये सारी बातें इन्हीं के साथ बैठती हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़ना, फिर स्वदेशी आंदोलन के लिए आप राइट आंसर्स देना। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, हाँ हुए। स्त्रियों के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही, हाँ रही। बंगाल आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। और अंतिम दिया गया, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपका 121 नंबर जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। आपको कथन बताना है मित्रों, फिर विचार कर लेना है। कथन कह रहा है लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, हाँ कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हो गए थे मित्रों, तो ऐसा है। तो ए आर दोनों सही हैं और ए आर की जो है आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 122 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहन करके सदन की अध्यक्षता की। सत्यनारायण सिन्हा ने की, जीवी मावलंकर ने की, राजेंद्र प्रसाद ने की या फिर संजीव रेड्डी ने की। विंग त्याग करके गांधी टोपी पहन करके सदन की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? तो ऐसा काम जीवी मावलंकर का रहा है। सही जवाब जीवी मावलंकर लगाओ। 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और प्रथम अध्यक्ष थे। औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहन करके सदन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। आपसे कह रहा है नवाज शुजाउद्दीन रहा की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? नाम आजमगढ़ है, प्रयागराज है, लखनऊ है, फैजाबाद है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? तो मित्रों ये आपके फैजाबाद में, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है। आपसे कह रहा है हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, लोक नृत्य से, शास्त्रीय गायन से या फिर कबड्डी से। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो हाथरस और कानपुर परंपराओं की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब रंगमंच के साथ जाता है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बैठता है। ए इज द राइट आंसर लगाओ। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित हैं। नाम वाराणसी का है, लखनऊ का है, प्रयागराज का है, कानपुर का है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित हैं। बायोटेक पार्क की अगर बात करते हैं तो ये लखनऊ में है। सही जवाब आपको लखनऊ देना पड़ेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है। 126 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिया गया मात्रा और ऐसा ही मात्रक दिए गए और सुमेलित नहीं है, कोई एक ऑप्शन आपका गलत है। आपको बताना है मित्रों, सही जवाब बताना है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में ही नापी जाती है। दाब आपका पास्कल में नापा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में मापी जाती है। ऊष्मा तो आपका जूल में है, यही आपका क्यूरी वाला गलत हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को हम लोग जो है देखते होंगे तो ये किस में मापते हैं? बेकुरल में मापते हैं ना, तो यही आपका गलत हो जाएगा क्यूरी वाला। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 127 नंबर है। आपसे कह रहा है किस बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट के गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर ढुलकती है? कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि में आपसे पूछा जा रहा है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास में हिट नहीं किया था, ऐसा नहीं है। बेग गेंद पर लगाया गया बल का समानुपाती है, ऐसा नहीं है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ये एकदम फिट बैठेगा। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है और गेंद विरामावस्था के लिए प्रस्थान करेगी, ऐसा नहीं है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 128 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन फिट बैठ रहा है। आपसे पूछा क्या प्रकाश तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे पूछा क्या प्रकाश तंतु करता है ना? हाँ करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, हाँ होता है। और प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, हाँ ये भी है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह नहीं है, ऐसा काम नहीं है। केवल आपका फर्स्ट साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो मित्रों। ये स्टारलाइट कंपनी काम करती है मित्रों, 2000 समूह है इसमें प्रकाश तंत्र के लिए, ठीक है। तो रिलायंस को ना दे देना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा।
सॉरी 129 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, या पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा दी जाती है, या फिर श्वसन दर को घटा दिया जाता है, या फिर आर्द्रता बढ़ जाती है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। ज़्यादा समय तक अगर फल चलाना है मित्रों तो आपको श्वसन की दर घटा दी जाती है। सही जवाब इसी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है सभी ऑप्शंस में क्या सही बैठेगा। तो मेसान की खोज हेंडेकी योकावा ने किया है, बिल्कुल किया है। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन और यूएसएस ने किया है, हाँ किया है। सूर्य और तारों की ऊर्जा उत्पादन एच वेथे का सिद्धांत रहा है मित्रों, बिल्कुल रहा है। पेरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी का नाम दिया गया है, और पेरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो होता है मित्रों उसमें आप देखते होंगे एच वेथे। कौन आएगा, यही आपका डी आंसर्स गलत है मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश क्या है मित्रों, तो ब्लोफिश एक जो है समितीय एंक्रप्शन एल्गोरिथम है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ये इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक नाभिक में द्रव्यमान या एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो होता ही है, बहुत पुरानी परिभाषा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 133 नंबर है। आपसे कह रहा है जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो है द्विध्रुवीय होती है, या ऊष्मा का कुछ अलग होता है, विशेष ऊष्मा का मान उच्च होता है, या फिर हाइड्रोजन एक ऑक्साइड है। जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों में घोल सकता है, तो ज़्यादा पदार्थों में, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो है द्विध्रुवीय होती है, इसलिए आप फर्स्ट साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 134 नंबर पे आओ। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है ग्लाइसेरास है, ग्लाइसेरास ट्राइटी एसिड है, ग्लाइसेरास ट्राइटे नाइट्रेट है, या फिर ग्लाइसेरास ट्राइटो आयोडाइड है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है मित्रों, तो जब ये केमिकल की बात आती है तो ग्लाइसेरास ट्राइटोनाइट्रेट है, इसलिए हमें सही जवाब जो है वो सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर देखेंगे। आपसे पूछ रहा है क्या पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन होता है। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो पोलियो वनस्पति जंतु जीवाश्म पढ़ते हैं, फफूंदी पढ़ते हैं, शैवाल पढ़ते हैं, या फिर में से कोई नहीं। तो इसमें जो पोलियो वनस्पति है उसमें ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है जो आपका सही लग रहा हो। पादप जीवाश्म के अध्ययन पैलियो बॉटनी होता है, जिसे पैलियो वनस्पति कहते हैं, इसके अंतर्गत पादप जीवाश्म को हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 136 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है अस्थि व दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। सोडियम और पोटेशियम की, लौह और कैल्शियम की, सोडियम और कैल्शियम की, या फिर कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि और दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है मित्रों, तो अस्थि और दंत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 137 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और सही कूट आपको मिलान कर लेना है। सही जवाब दे देना है मित्रों। विटामिन से क्वेश्चन गया है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करने को कह रहा है। आप विटामिन जो है देखना, तो विटामिन में एक नाम दिया जाता है, किसका दिया जाता है, एक नाम दिया गया विटामिन B1, ये थायमिन के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं। जबकि विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लोविन के नाम से पुकारते हैं। और जब हमें बात विटामिन B6 की आती है तो पायरिडॉक्सिन लगाते हैं, और जब हमें विटामिन B12 का नाम आता है तो साइनोकोबालामिन लगाते हैं। तो कैल्सीफेरॉल का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ छाप लो, वी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्नलिखित परिणाम देती है। जल का प्रकाशक अपघटन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन और अपचयन, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीकरण पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम देती है। विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम देती है, जल का प्रकाश अपघटन। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 139 नंबर पढ़ रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ग सही सुमेलित है। आपको ऑप्शंस दिया गया डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ, ये लिंग सहलंग्निकता के लिए है, नहीं। एड्स और सिफिलिस और सुजाग जो है जीवाणुजन्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्णांता, हीमोफीलिया और दांत अंतःक्षेपण का ये अनुवांशिकी के लिए है, बिल्कुल सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों।
अगला क्वेश्चन 140 नंबर सॉल्व करेंगे। सही कोड देना है, 4 ऑप्शंस दे दिया गया है। कोड के लिए आंसर्स आपको बिठाना है। और बीरबल साहनी की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित हैं। भ्रूण विज्ञान है क्या? बीरबल साहनी भ्रूण विज्ञान है? नहीं, बीरबल साहनी जो है जीवाश्म विज्ञान से हैं मित्रों। केसी मेहता की अगर हम बात करते हैं, केसी मेहता, तो आप केसी मेहता के लिए जो है पादप रोगी विज्ञान लगाइएगा। और जब पी महेश्वरी की हम बात करेंगे तो पी महेश्वरी के लिए आप भ्रूण विज्ञान लगा लीजिएगा। और जब एम.एस. स्वामीनाथन की बात होगी तो हरित क्रांति के लिए लगा लीजिएगा। डी में एक ही ऑप्शन फर्स्ट के साथ है, इसलिए राइट आंसर्स बी के साथ छाप लो। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। तो इस टाइप से आपने टेस्ट पेपर 04 कंप्लीट किया, जिसमें 140 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। 140 क्वेश्चन से समीक्षा अधिकारी स्पेशल हैं, लेकिन पीसीएस हो या फिर अन्य बड़ी परीक्षाएं हों, सभी में लगभग ये लाभकारी साबित होंगे। क्वेश्चंस का लेवल आप देख ही रहे हैं कैसा है। तो लास्ट में आप बता सकते हैं ओवरऑल ये प्रैक्टिस पेपर आपको कैसा लगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन सही गए। 1/3 माइनस मार्किंग काटने के बाद बताइएगा। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ गलत उत्तर के लिए आपको दंड स्वरूप प्रावधान दिया गया है। तो इसे समझिएगा, ठीक है। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।